नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्रियों ने फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उनकी शिकायतों पर संवेदनशीलता से विचार करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी फरियादी को निराश न होना पड़े और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ये सख्त निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव एसपी गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता दर्शन में आए लोगों ने पुलिस, भूमि कब्जे, स्थानांतरण और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर शिकायतें की हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द इन मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और फरियादियों को न्याय दिलाने के निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी तरीके से किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सुनी गई और वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द त्वरित रूप से तमाम समस्याओं का निस्तारण किया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, आपको बता दें लखनऊ में हर साल 100 ब्रह्मोस तैयार होंगी। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस तैयार करने की वार्ता शुरू हो गई है। भारत और रूस के बीच बातचीत शुरू है। तैयार होने वाली ब्रह्मोस तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी होगी। हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में भी ब्रह्मोस की यूनिट जो है लगाई जाएंगी और भारत और रूस की कवायद इसको लेकर शुरू हो गई है, जहां पर आपको बता दें कि हर साल 100 ब्रह्मोस तैयार की जाएंगी। लखनऊ में ही नई पीढ़ी की ब्रह्मोस ये होने वाली है, जिसको लेकर वार्ता अब शुरू हो गई है। भारत और रूस के बीच बातचीत इसको लेकर जारी है और इन ब्रह्मोस के जरिए भारत किस तरीके से अपनी सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा और खासकर मेड इन इंडिया ये ब्रह्मोस होने वाली है। यानी आप समझिए हर एक पैमाने पर भारत अपने आप को किस कदर मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हर साल 100 ब्रह्मोस का तैयार होना यानी भारत की एक बड़ी उपलब्धि। आगे बढ़ेंगे। कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। और तेजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ऑपरेशन कायाकल्प से यात्रा प्रारंभ होती है और आज सीएम कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में शिक्षा के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद उतावला दिखाई दे रही है। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंद के कगार पर खड़े थे। भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई और एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश सरकार ने, प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया,
आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता है? जब वहां पठन पाठन का माहौल न हो, जब वहां पे बुनियादी सुविधाएं न हो, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, शिक्षक कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, गंदगी हो, खेल कूद की कोई व्यवस्था न हो, उस शुरुआत में उस प्रकार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो अभिनव प्रयास होने चाहिए, जब वह नहीं हुए तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था, जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों, यह एक नए परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में कि सब क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? हमने कहा रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने की एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। वाराणसी यानी काशी में पहली बार मंत्र चिकित्सा की आध्यात्मिक पहल शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य मंत्रों की शक्ति को आमजन तक पहुंचाना। 21 दिवसीय इस विशेष शिविर में 3000 से अधिक वैदिक मंत्रों के साथ रोगियों में का उपचार यहाँ पर किया गया। प्रत्येक 3 दिन इसी के साथ 3 घंटे 14 मिनट के 2 सूत्रों के मंत्र विशेषज्ञ रोगियों को उनके रोग के अनुसार मंत्रों का जाप करवा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर आगरा एक्सप्रेस वे पर स्टंट कर रहे 2 दोस्तों की मौत हो गई है। स्टंट के दौरान स्कूटी कार से टकरा गई और इलाज के दौरान दोनों की ही मौत की खबर सामने आई है। पुलिस हिरासत में कार चालक को ले लिया गया है। पूछताछ उससे फिलहाल की जा रही है। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इलाज के दौरान दोनों दोस्तों की मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में कार चालक को ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां स्कूल टीचर द्वारा थप्पड़ मारे जाने से नर्सरी के छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान 3 वर्षीय शिवाय के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार टीचर ने शिवाय को थप्पड़ मारा, जिससे उसका सिर पास की बेंच से टकरा गया। बच्चे के मुंह और नाक से खून बहने लगा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई की ओर से जो बयान सामने आया है, उसमें कहा गया है कि वो न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं दुकान में था, मेरी शॉप है किराने की दुकान संटू मार्केट के सामने। मुझे मैडम का फ़ोन आया स्कूल से कि भैया आपका बेटा बेहोश हो गया है। मैं तो उसके तुरंत गाड़ी किसी को दिखाकर जो है दुकान भागा, तुरंत भागा तो वहाँ से मैडम लेके खड़ी थी। मैडम को मैंने बैठाया तो तुरंत जो है जब बैठाया क्या उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हमको एहसास हुआ, मगर मैं बाप हूँ, मैं भागा उसको वहीं से लेके तुरंत मैडम को बैठाया। क्लियर तो वहीं हो गया, मैडम को तब पर भी बैठाया, भागा हेज में भी ले गए अंदर। वो बोला नहीं है, आपस में प्रधानाचार्य का लड़का और डॉक्टर दोनों आपस में क्या सनकी बनकी करे। अरे बाप रे, तुरंत कहीं ले जाओ इसको। हमने इसको छुआ, फिर डेट। अरे हम कहा भागो, वो बोला चिल्ड्रन ले जाओ, चिल्ड्रन। मैं तुरंत भागा, चिल्ड्रन। वहाँ पे डॉक्टर ने क्या बताया? वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाओ, पता नहीं क्या सनकी वनकी क्या बोला, ले जाओ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने क्या कहा? मृत्यु घोषित। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीयूईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों और अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। केशवपुरम स्थित अंजीब टेक्नोलॉजी सेंटर ये छात्र पहुंचे थे। सर्वर न आने का हवाला देकर सेंटर ने एंट्री नहीं दी। परीक्षा न हो पाने से छात्रों में नाराजगी है और इसको लेकर छात्रों और अभिभावकों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। और केशवपुरम की घटना बताई जा रही है, जहां पर सीयूईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों और अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। पिता और 2 बेटों की देर रात वर्कशॉप में ही हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब घर का एक शख्स नाश्ता लेकर वहां पहुंचा। वर्कशॉप में 3 लोगों की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कई थानों के फोर्स यहां पर पहुंचे और परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस पर परिजन भड़क गए हैं और चक्का जाम उनकी ओर से किया गया है। ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास, इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर। आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनके सरों पर मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की रेस अब शुरू हो चुकी है। विधानसभा टिकट पाने के लिए पंचायत चुनाव जीतना अब जरूरी होगा। अगले साल मार्च अप्रैल में ये यूपी पंचायत चुनाव होंगे, जहां पर इन चुनावों का जीतना अब जरूरी होगा। अगले साल मार्च अप्रैल में ये पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर 100 दिन के लिए बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा कांग्रेस की ओर से। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है और दावेदारों की रेस भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। कन्नौज जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे वारंटी धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीते 24 घंटे के अंदर 16 वारंटी और इसी के साथ वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी किए गए थे। लंबे समय से फरार चल रहे इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से भी यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में ये इसी तरह जारी रहेगा।
इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता डॉक्टर छत्रपाल सिंह के निधन की इस खबर सामने दिल्ली एम्स में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया है। बुलंदशहर के गांव बेगराव में कि वो रहने वाले हैं। अटल सरकार में वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उनके निधन की दुखद खबर सामने आ रही है। अटल सरकार में वो राज्य मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी नेता के निधन की खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता डॉक्टर छत्रपाल सिंह का निधन हो गया है और 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि अटल सरकार के समय वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं और बीजेपी में यानी पार्टी में इस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्य मंत्री वो अटल सरकार में रह चुके हैं, यानी कई महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं और उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरी पार्टी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बीजेपी नेता डॉक्टर छत्रपाल सिंह के निधन की ये सूचना सामने आ रही है, बेहद दुखद खबर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिले के नवाबगंज क्षेत्र में बिजली संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 4 दिनों से बिजली पूरी तरह गुल है, जिससे भीषण गर्मी में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हालात से परेशान होकर देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली उपकेंद्र को घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद ना तो कोई अधिकारी आया है और ना ही कोई समाधान अब तक किया गया है। करीब 200 मकानों में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप है, जिससे इलाके में हड़कंप और रोष व्याप्त है। गर्मी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा इस समय परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया है कि कई बार फोन पर शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। में बिजली जो है कट जाती है, लगभग 200 घरों की बिजली गुल हो जाती है, जिससे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में गर्मी में बताओ कहाँ लिटाए जाएंगे। ये कितना दिनों समस्या है? ये समस्या 4-5 दिनों से आ रही है और हमारे भी वार्ड में जो है कई पोल आंधी में टूट गए हैं, जिसको कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी आज तक वो पोल नहीं लगाए गए हैं। क्या कहीं आपने शिकायत की है? शिकायत कई बार कर्मचारियों को भी बता चुके हैं और इस समय भी मैं अगर किसी और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से भट्टा मुनीम के लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां पर जवाबी कार्रवाई में लुटेरा आदेश घायल हो गया है। साथ ही बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। 16,000 रुपए और अवैध तमंचा और बाइक बरामद इनके पास से की गई है। बड़गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मुठभेड़ की यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सहारनपुर में भट्टा मुनीम के लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में लुटेरा आदेश घायल हो गया है। फिलहाल इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और घटनास्थल की तस्वीरें जहां से अवैध हथियार पुलिस को मिले हैं और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए सऊदी अरब से लौटे 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई है। वहीं 2 लोगों के पेट में सोना नहीं मिला है। शुक्रवार को पेट में सोना होने की सूचना पर ही बदमाशों ने कार चालक समेत 7 लोगों का अपहरण किया था। हालांकि पुलिस ने सभी को छुड़ा लिया था। शनिवार को पुलिस ने निजी लैब के अलावा जिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड कराया। दोनों की रिपोर्ट में 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई है। और आपको बता दें कि एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि रामपुर जिले के टांडा बादली निवासी शान आलम, मुतलवी, मोहम्मद नावेद, जाहिद अली और अजरुद्दीन और जुल्फिकार सऊदी अरब में नौकरी करते थे। शुक्रवार को सभी लोग सऊदी से दिल्ली लौटे थे। बात सामने आई है। आप सभी अवगत हैं, ये परसों की घटना है। एसएचओ मोड़ा पांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों की किडनैपिंग की थी उनके पास।
आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में एक कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना उस समय घटी जब पुलिस टीम एक आरोपी गिरफ्तारी के इलाके में दबिश देने गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, आरोपी और उसके सहयोगियों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमलावरों की तलाश भी इस समय तेज कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है और शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से कोरोना एक्टिव मामलों पर अपडेट सामने आया है। कोरोना के 104 एक्टिव केस पाए गए हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना के 99 नए केस मिले और अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जो है जारी किए गए हैं। और जिस तरीके से भारत में एक बार फिर कोरोना की वापसी जो होती हुई नजर आ रही है, उससे लोगों में भी इस समय डर का माहौल है। लोग इस समय डरे हुए हैं और जो केस सामने आए हैं, जो ताजा अपडेट सामने आया है, वो भी डराने वाला है, जहां 104 एक्टिव केस पाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला गुजरात दौरा है। वे आज और कल गुजरात में रहेंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आज 3 रोड शो भी करेंगे। पहला रोड शो उन्होंने वडोदरा में किया। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा गुजरात में रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा भी की। गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये आधुनिक संयंत्र न केवल देश की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि निर्यात के लिए भी उच्च क्षमता वाले इंजन तैयार करेगा। ये परियोजना मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के साथ साथ भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को भी नई रफ्तार देगी। प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस संयंत्र में बनने वाले शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन भारतीय रेलवे के संचालन को और ज्यादा सशक्त और कुशल बनाएंगे। उद्घाटन के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक झुग्गी बस्ती का दौरा करते हुए स्पष्ट किया है कि झुग्गी वासियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम झुग्गियों में सीवर लाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। जब तक पक्के मकान नहीं मिलते, तब तक झुग्गी वासियों को उनकी झुग्गियों में ही सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि सरकार के 100 दिन पूरे भी नहीं हुए और अब तक जमीन पर बड़े स्तर पर काम हो चुके हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पर झुग्गी तोड़े जाने की अफवाहों को साजिश करार दिया है और कहा कि एक भी झुग्गी नहीं टूटने वाली। हमने करोड़ों का बजट इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित किया है। आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ, जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे। और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता, आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं हैं जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा, एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही, और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले। उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हों, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो। और